हेलो। नमस्कार साथियों, मैं अभिजात आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ साक्षात्कार के लिए जुड़े हैं मनीष पांडे, एक ऐसा शख्स जो पढ़ाई से इंजीनियर है और शौक से साहित्य व फिल्मों के लिए जुड़े हैं। ऐसा शख्स जिसने प्रेम को इतना आत्मसात किया कि अपना नाम ही आशिक रख लिया। आशिक सोशल मीडिया का एक ऐसा लोकप्रिय नाम है जो कविता भी लिखता है और फिल्मों पुस्तक समीक्षा भी, जो गीत भी सुनाता है और हाल फिलहाल कई सेलिब्रिटियों को सोशल मीडिया के जरिए पत्र लिखने के कारण चर्चा में है। स्वागत है मनीष यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजात। आखिर पहला सवाल तो यही है कि लेख कैसे रुचि पैदा हुई? जी, तो मैं इसकी शुरुआत से आपको बताना चाहूँगा कि बचपन में जब मैं रहा हूँगा 2 या 3 साल का, तो मेरे घर में कोई बहुत ज़्यादा संगीत का माहौल नहीं था या साहित्य का माहौल नहीं था, लेकिन टीवी पर रंगोली, चित्रहार ये सब प्रोग्राम आते थे और उसके अलावा रेडियो पे भी गीतमाला और अलग-अलग सांस्कृतिक प्रोग्राम आते थे, तो मैं उनको सुना करता था, उनको साथ-साथ उसके साथ गाया करता था। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ मेरे मन को अच्छी लग रही है, सुख पहुँचा रही है। फिर स्कूल में भी मेरी जो भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती थी, उसमें मैं भाग लेता था। अभिनय हो, गायन हो, मैं इसमें काफ़ी बढ़-चढ़ के भाग लेता था। जब मैं बीटेक की पढ़ाई करने गया, तो तब तक मेरी ज़िंदगी बहुत एक अलग ढर्रे पे चल रही थी, जिसमें सिर्फ़ पढ़ाई-लिखाई और अपना एक करियर ओरिएंटेड था कि हाँ, मुझे बीटेक के बाद एक अच्छी नौकरी करनी है। लेकिन जब मैं बीटेक करने गया तो मुझे एक बड़ा संसार मेरे सामने खुला। भारत के अलग-अलग राज्यों से, अलग-अलग प्रदेश के अलग-अलग बैकग्राउंड के लोग वहाँ पढ़ने आए थे। तो वहाँ मुझे लगा कि यहाँ तो सभी लोग बीटेक कर रहे हैं, मैं किस तरह से अलग हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ, मेरी आवाज़, मेरा मेरा गायन मुझे पहचान दिला रहा है। उसी दौरान प्रेम हुआ और प्रेम पूर्ण नहीं हो पाया। तो उस विरह में जो दिल के भाव थे, वो कहीं न कहीं निकलने के लिए एक रास्ता ढूँढ रहे थे, तो वो कविताओं का माध्यम बना, जिससे मैं लिखने की तरफ आया और मैं लगातार फिर टूटा-फूटा लिखना शुरू करा और फिर धीरे-धीरे काफ़ी अच्छा पढ़ा, काफ़ी लोगों का लेखन और उनका गायन और मैं सब कुछ कहीं न कहीं जो फिर पढ़ना शुरू करा और जो औरों को सुनना शुरू करा, तो वहाँ से पता चला कि नहीं, ये सिर्फ़ शौकिया नहीं, एक जीवन भी बन सकता है लेखन आपका और फिर इस तरह से फिर वो लेखन में मैं आगे बढ़ता चला गया। चलिए, असफल प्रेम से आशिक को लेखक भी बना दिया और आशिक भी, ये मान लेना चाहिए। खैर, दूसरा सवाल मेरा है, पत्र, कविता या रिव्यू में से इनकी राइटिंग में से किसमें खुद को ज्यादा सहज और प्रभावपूर्ण महसूस करते हो आप? बहुत अच्छा सवाल है आपने पूछा है। देखिए, कहीं न कहीं तीनों अलग विधाएँ हैं। रिव्यू में आप अपने आप को पीछे रखकर लिखते हैं, क्योंकि होता है कई बार कि आपको किसी तरह का कंटेंट नहीं पसंद। तो आपको पर्सनली हो सकता है कि आपको कॉमेडी फ़िल्में पसंद हैं, लेकिन आपको एक्शन फ़िल्में पसंद नहीं है या खून-खराबे वाली फ़िल्में पसंद नहीं हैं। लेकिन जब आप समीक्षा कर रहे हैं, तो आपको अपनी पसंद वहाँ नहीं थोपनी है। आपको एज़ दर्शक फ़िल्म देखनी है कि आपके मन मस्तिष्क पे उसका क्या असर हो रहा है। तो ये काम थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण होता है कि आपको उस तरह का कंटेंट नहीं पसंद है, लेकिन आप देख रहे हैं क्योंकि आपको उसकी समीक्षा करनी है। तो ये थोड़ा कठिन होता है। जहाँ तक की बात अब गीत और पत्रों की करें, तो गीत मैं सिर्फ़ तब लिखता हूँ जब या तो मुझे किसी से प्रेम हुआ होता है या प्रेम में मेरा दिल टूट चुका होता है। तो यानी प्रवेश करते हुए प्रेम में और प्रेम से बाहर आते हुए ही मैं गीत लिखता हूँ। तो ये बहुत ही मतलब एक तरह से कम होता है। हर दिन प्रेम नहीं होता मुझे या हर दिन दिल भी नहीं टूट रहा होता, तो जब ऐसा महसूस होता है कि हाँ, मैं प्रेम जैसी किसी स्थिति में हूँ, तो तब मैं गीत लेखन करता हूँ। तो गीत मैंने 10-12 ही लिखे हैं अभी तक, ज़्यादा नहीं लिख पाया हूँ पिछले 2-3 साल के अपने लेखन करियर में। जहाँ तक की बात करते हैं हम पत्र लेखन की, तो पत्र लेखन एक ऐसा है कि मेरे ऊपर अभी तक जितनी भी साहित्यिक या सिनेमा से जुड़ी हुई विभूतियों की छाप पड़ी, उनका असर पड़ा, प्रभाव पड़ा, तो मैं उनको पत्र लिखता हूँ, मैं हर किसी को पत्र नहीं लिखता हूँ। तो इस यात्रा में जीवन यात्रा में या साहित्यिक यात्रा में जिन पे
मुझे बहुत जिनकी छाप पड़ी। तो इस वक्त जब लिख रहा होता हूँ पत्र, तो इसमें मैं बहुत आत्मा से लिखता हूँ, क्योंकि ये मेरा भोगा हुआ सत्य होता है। उदाहरण के लिए, अगर मैं डॉक्टर कुमार विश्वास या फिर मैं पंकज त्रिपाठी या नवाजुद्दीन सिद्दीकी को खत लिखता हूँ, तो मेरे उनके साथ जो संबंध रहे होते हैं, उनको पढ़ते हुए, सुनते हुए, सिनेमा देखते हुए, वो बहुत जीवंत होते हैं। तो मैं उनको लिखता हूँ। तो सबसे ज़्यादा भावनाएं अगर मेरी अच्छी तरह से बयां होती हैं, जिनमें शब्दों की भी कोई सीमा नहीं होती, तो वो पत्र होते हैं। तो सबसे अच्छी तरह से अगर मैं अपने आप को अभिव्यक्त करता हूँ और कोई जानना चाहता है कि आशिक कौन है, तो वो मेरे पत्र पढ़ सकता है, क्योंकि उसमें मैं बहुत अच्छी तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करता हूँ। तो मेरे सबसे नज़दीक मेरे पत्र ही हैं, और मेरे पाठक भी मेरे पत्रों को ही सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि हाँ, सारी विधाएं जिसमें मैं लिख रहा हूँ, उसमें सबसे करीब मेरे पत्र हैं। अच्छा, चलिए बढ़िया है। ईमेल के ज़माने में पत्र लिखने का ख्याल किस तरीके से मन में आया आपके? देखिए, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेल और पत्र में मैं एक मूलभूत अंतर समझता हूँ कि जब हम मेल करेंगे, तो हम पर्टिकुलरली उस इंसान को मेल करेंगे, सीधे-सीधे। लेकिन जब मैं पत्र लिखता हूँ, पत्र सार्वजनिक लिखता हूँ, तो मेरी जो कोशिश है या मेरी जो उसके पीछे सोच है, वो ये नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी मेरे पत्र को पढ़ के तारीफ़ कर दे और मेरा नाम हो जाए, मुझे सम्मान मिल जाए, दुनिया जान जाए, तारीफ़ के कारण पैसे कमा लूँ 4, ऐसा नहीं है। मेरा ये है कि जो मेरे अनुभव हैं, वो अनुभव अगर कोई पढ़े सार्वजनिक मंच पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो कहीं न कहीं उससे उसको प्रेरणा मिले, उससे उसको कुछ ना कुछ सीख मिले अपने जीवन में, उसको ऊर्जा मिले, उसको एक रास्ता मिले कि हाँ यार, जैसे फॉर उदाहरण के मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने नीलेश मिश्रा जी को कल पत्र लिखा था, तो उसमें मैंने बताया कि मैंने 2013 में उनको पहली बार सुनना शुरू करा था, और मैं उनके साथ हमेशा से काम करना चाहता था। लेकिन मुझे लगभग 5 साल, 6 साल लग गए उनके साथ काम करने में। और फिर एक ऐसा दिन आया कि मेरा लिखा हुआ एक गीत और गाया हुआ गीत उनके चैनल पे आया, और मेरी लिखी हुई नज़्म जो मैंने वीडियो बनाई थी, वो उनके फेसबुक के ऑफिशियल पेज से दर्शकों तक पहुंची। तो एक व्यक्ति जो एक कमरे में बैठ के उनकी कहानियां सुनते हुए ये सोचता था कि मुझे नीलेश मिश्रा जी के साथ काम करना है, और 2020 अप्रैल में ये चीज़ घट गई कि मैंने उनके साथ काम कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो ये यात्रा अपने आप में कितनी बड़ी रही होगी कि 7 साल लग गए। तो वो यात्रा पढ़ के कई लोगों को ऊर्जा मिलेगी। तो कहीं न कहीं मेल अगर मैं लिखूँगा, तो मेल सिर्फ़ मेरा और उस व्यक्ति के बीच का संवाद होगा। लेकिन जब मैं पत्र लिखता हूँ, वो भी सार्वजनिक मंच पे, तो सैकड़ों युवा और सैकड़ों आर्टिस्ट कहीं न कहीं प्रेरणा पाते हैं, ऊर्जा पाते हैं। तो इसलिए मैंने पत्र लेखन को चुना है। चलिए बढ़िया है। एक सवाल इसी में से पैदा होता है, हुँ। ये जिज्ञासा सहज हो जाती है कि अब तक किन-किन सेलिब्रिटियों को आप पत्र लिख चुके हैं हुँ। और उनमें से किन-किन के जवाब आपको मिले हैं? तो देखिए, अगर बात करें कि मैंने किन-किन को लिखा है, तो मैंने सबसे पहला पत्र मनीषा कोइराला जी को लिखा था। उसके बाद पंकज त्रिपाठी जी, मानव कौल, यशपाल शर्मा, निर्देशक अनुभव सिन्हा, इम्तियाज अली, विशाल भारद्वाज, गायक लकी अली, इरशाद कामिल गीतकार, डॉक्टर कुमार विश्वास, नीलेश मिश्रा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो मैं अभी तक इतने लोगों को पत्र लिख चुका हूँ, और जवाब आया है अभी तक मनीषा कोइराला, पंकज त्रिपाठी, यशपाल शर्मा, अपने क्या कहते हैं इनका नाम, नीलेश मिश्रा, और मैं 2 नाम भूल गया था। मैंने इस समय उर्दू शायरी के सबसे बड़े नाम तहज़ीब हाफ़ी और अली ज़रियोन को भी खत लिखा था। तो उन अली ज़रियोन और तहज़ीब हाफ़ी साहब का भी रिप्लाई आया था। तो ये 5-6 नाम हैं जिनके रिप्लाई आए, और विशाल भारद्वाज, इरशाद कामिल, इम्तियाज़ अली, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और डॉक्टर कुमार से इनके रिप्लाई नहीं आए। और बाकी जितनों के नाम मैंने, उन सबके रिप्लाई आ गए मेरे पास, और उन्होंने काफ़ी मुझे प्रशंसा की और तारीफ़ की। बधाई आपको। धन्यवाद। एक सवाल और आता है, क्योंकि मैं लंबे समय से गौर कर रहा हूँ कि आप खासकर हल्द्वानी शहर में ओपन माइक का एक चलन जो हुआ है शुरू, उसमें कहीं ना कहीं आप लोग माने 2-3 जो नाम आते हैं शुरुआती नाम, उनमें से आपका भी एक नाम होता है। ओपन माइक को किस नज़रिए से आप देखते हैं, माने क्या संभावनाएं आपको नजर आती हैं ओपन माइक में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अभिजात ये कहना चाहूँगा कि मेरा ये मानना है कि जब तक साहित्यिक लोग चीज़ों से दूरी बनाकर रखेंगे और सिर्फ कहते रहेंगे कि ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही है या वो चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, तो बात बनेगी नहीं।
तो पूरे देश में ओपन माइक को बहुत अच्छी तरह से साहित्यिक लोग नहीं देखते थे। उन्हें लगता था कि यहाँ पर कोई भी पढ़ने आ जाता है या कोई भी किसी भी तरह की चीजें बोल देता है, उसको कविता कहने लगता है। तो मैंने ये चीज कहा कि मैंने कहा चलो ठीक है, मानते हैं ये चीज सच है। तो मैंने कहा अगर मैं साहित्य का व्यक्ति हूँ और मेरे को अच्छी नॉलेज है और मैं अच्छे गीत लिखता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। बुद्ध जैसे मध्य मार्ग की बात करते हैं कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, थोड़ा सा ओपन माइक वाले आगे बढ़े और बीच में कुछ करें। तो हल्द्वानी में रहबर नाम की संस्था जब शुरू हुई तो मैं उसके साथ शुरुआत से जुड़ा। तो मेरे जो साथी हैं रहबर के, दीपांशु कुंवर, वो एंकर हैं और रेडियो जॉकी हैं कुमाऊवाणी रेडियो मुक्तेश्वर में। तो उनकी भी पृष्ठभूमि थोड़ी साहित्यिक रही। तो हम लोगों ने अब हम एकदम से कवि सम्मेलन मुशायरा करते तो बच्चे जो युवा हैं वो आकर्षित नहीं होते, तो हमने ओपन माइक के नाम पर शुरू तो ओपन माइक ही किया। लेकिन वहां पर जिस तरह की हम चीजें पढ़ते थे, जिस तरह की चीजें को हम वहाँ अपने द्वारा लोगों तक पहुंचाते थे, जो एक परंपरा होती है, सम्मान होता है, एक जो कुल मिलाकर एक माहौल, जो वातावरण होता है, वो वहाँ बहुत साहित्यिक होता है। जैसे जिस तरह की कविताएं या जिस तरह की शायरी मैं सुनता हूँ, मतलब अगर बात करें कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में, कुछ उसी लेवल की शायरी मैं और मेरे मित्र दीपांशु कुंवर, मेरे एक और मित्र हैं तालिब खान, तो हम तीनों लोग वहाँ सुनाते थे। तो इस कारण से जो बच्चे नए आते थे वो भले ही उसी तरह की शायरी कर रहे होते थे जिसको कविता नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बार उन्होंने हमारी शायरी सुनी और हमारे मुंह से कुछ अच्छे शायरों के नाम सुने तो वो वापस जाके उन शायरों को ढूंढ के पढ़ते थे। और अगली बार जब वो आते थे तो उनकी शायरी में, उनकी भाषा में हमें एक अच्छा परिवर्तन नजर आता था। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत का मैं नहीं जानता कि क्या स्तर है अभी ओपन माइक का, लेकिन हल्द्वानी में रहबर संस्था में जो ओपन माइक हो रहा है, अगर वहां आप किसी दिन आके सुनेंगे तो आपको अंतर ही नहीं पता चलेगा कि ये कवि सम्मेलन है या ओपन माइक है। वहां आपको 5-4 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो रदीफ, काफिया, बहर, मीटर, गजल, नज्म की बात भी करेंगे। उनको 10-12 शायरों के नाम पता होंगे, 10-12 शायरों की शायरियां याद होंगी मुजबानी, और वो कुछ अच्छे लेवल के गीत सुना रहे होंगे। तो ये परिवर्तन मैंने देखा है पिछले 6-7 महीने में कि एक चीज जिसे अच्छी नहीं समझा जाता, अछूत समझा जाता था साहित्यिक वर्ग द्वारा, हमने उनके साथ मिलकर अपना ज्ञान उनको देने की थोड़ी कोशिश की है, जिस तरह से वो लेना चाहते थे या ले सकते थे। तो ये है ओपन माइक के बारे में मेरे विचार। दरअसल एक आरोप लगातार लगता रहा है और जो काफी हद तक मतलब सच भी नजर आता है कि साहित्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ओपन माइक के नाम पर। या जैसे सोशल मीडिया के दौर में हम कुछ बैठते हैं साहित्यिक लोग, तो एक चर्चा ये आती है कि ओपन माइक और सोशल मीडिया के दौर में हर कोई कवि हो चुका है। क्या ये सच है? और मेरा मानना है कि सृजनात्मकता गड़बड़ ही नहीं होती। मैं तो मानता हूँ कि सृजनात्मकता बेहतर ही होती है, लेकिन फिर भी एक सवाल ये आता है कि वो जो सृजन हो रहा है उसको साहित्य की पद्यात्मक विधा में रखना क्या न्यायपूर्ण होगा? क्योंकि कुछ वैचारिक लोगों का मानना है, विद इन कोट बुद्धिजीवी लोगों का मानना है कि ये जो ओपन माइक कल्चर आया है इसके नाम पर ना छंद है, ना रस है, ना अलंकार है। माने जो पद्य का मानक तय किया गया वो है ही नहीं, मान रहे हैं लोग। तो इस मामले में अपनी क्या राय देंगे आप? माने मैं आपको क्या ये सच है कि साहित्य के साथ खिलवाड़ हुआ है? क्या ये सच है कि गद्यात्मक पद्य बड़ा है? क्या ये सच है कि रस, छंद, अलंकार की मात्रा कम है? माने छंद तो खैर मुझे नहीं लगता कि बहुत लिखा जा रहा है अभी से इसमें छंदात्मक काव्य, लेकिन फिर भी अलंकार और ये रस का जो वो है। और तीसरा एक आरोप और आ जाता है ओपन माइक के नाम पर सड़क छाप शायरी हो रही है। कुछ लोग मानते हैं कि जो ये दिल टूटने के बाद की शायरियां हैं और वो भी सड़क छाप स्तर की वो होने लगी हैं, उससे साहित्य का बहुत भला नहीं होने वाला। मैं इसका बहुत एक सीधा और सपाट जवाब दूंगा, और उसमें आपके सारे प्रश्न जो आपने जितना कुछ पूछा उसका जवाब आपको मिल जाएगा। मेरा ये मानना है
कि जब तक भारत में ओपन माइक कल्चर नहीं आया था ना, तो भारतीय युवाओं का कोई रुझान हिंदी साहित्य, खास तौर पे कविता, गजल, शायरी की तरफ नहीं था। और ना ही कोई ऐसी बड़ी कोशिश किसी कवि या किसी संस्था या सरकारों के द्वारा की जा रही थी। इसके पीछे सबसे बड़े कारण ये थे कि हिंदी हमारे लिए रोजगार की उस तरह से भाषा ही नहीं थी। तो जितने भी माँ बाप थे वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा के फिर एमबीए, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, लॉयर ये सब करा के अपना अच्छा नौकरी वोकरी में डाल के और उनको खूब पैसा ऐसा कमाने के लिए भेज दे रहे थे। और जहाँ तक की बात है वो पारंपरिक कवि सम्मेलन और मुशायरे, तो वहाँ अपने जो जो लड़का फर्स्ट क्लास फोन में पबजी चला रहा है, पबजी खेल रहा है, वो क्या करने जाएगा उन कवि सम्मेलन और मुशायरों में? उसको तो वो भाषा भी समझ में नहीं आ रही है, ना उसको वहाँ का कोई अपना मतलब की चीज लग रही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये ओपन माइक नहीं होते तो एक पर्टिकुलर वर्ग है जो बीए एमए कर रहा है भारत की अलग अलग यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य से, सिर्फ उन्हीं के बीच तक हिंदी कविता फंस के रह जाती और वही बोलते, और धीरे धीरे आने वाले समय में इसका जो दायरा होता है हिंदी भाषा का कह सकते हैं या हिंदी कविताओं का, वो सीमित रहते रहते वही जो 20-25-50 हजार लोग, 1 लाख लोग या 5 लाख लोग, जितने लोग भी पूरे भारत में एमए बीए कर रहे होते, उन तक ही सिमट कर रह जाता। लेकिन जब से ओपन माइक आया तो हर किसी के अंदर भारत में खास तौर पे एक परंपरा है, एक संस्कार है साहित्य और संगीत के प्रति। जैसे हर घर में एक बेसिक परंपरा है कि हर कोई गुनगुना लेता है या हर कोई अपने यौवन के दौर पे प्रेम पत्र टाइप की चीजें लिख लेता है, या हर कोई जब प्रेम में होता है, दिल टूटता तो वो तुकबंदी कर लेता है। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसकी पॉजिटिव साइड देखेंगे तो जो लोग जो एक मकर जाल कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए, एक जो एक छोटा सा एक जाल या एक ग्रुप बन चुका था कि सिर्फ वही लोग जो एमए बीए करते थे या जो बहुत ही पर्टिकुलर जगहों से थे, मेरठ हो गई या रामपुर हो गई जहाँ पे साहित्य या शायरी होती है, वो उन्हीं लोगों तक शायरी और कविताएं सीमित थी। लेकिन आज जब से ओपन माइक कल्चर आ गया है तो कहीं पर भी भारत के किसी भी कोने में, चाहे जैसे हिंदी आ रही नहीं आ रही, शायरी आई नहीं आ रही, हर कोई कर रहा है। तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के तौर पे तो आप ये कहते हैं कि साहित्य में गिरावट आ रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये ओपन माइक नहीं हो रहा था ना तो साहित्य के स्तर में भले ही गिरावट नहीं आती, लेकिन साहित्य का जो क्षेत्र है उसमें पक्का गिरावट आती, क्योंकि गिने चुने लोग शायरी पढ़ रहे होते, गिने चुने लोग सुना रहे होते। ये जो आज करोड़ों की संख्या में जो लोग शायरी कर रहे हैं फेसबुक पर, वो उनके पास नहीं जाते और ये उनके पास नहीं आते। तो नेगेटिव तो यही होता कि साहित्य के क्षेत्र में विस्तार नहीं होता और जो गिरावट आप कह रहे हैं वो भी नहीं आती। अब पॉजिटिव क्या हुआ है इसके बारे में आपको मैं पंडित राजन और साजन मिश्र जी की एक बहुत प्यारी पंक्ति कहना चाहूंगा कि एक बार पंडित जी से पूछा कि पंडित जी संगीत, साहित्य, सिनेमा, कला का हमारे जीवन में क्या योगदान है। उनने कहा कि अगर हर घर में बच्चा कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख ले और बच्चा गीत कविताएं पढ़ना और सुनना सीख ले तो किसी भी घर में कोई हत्यारा, कोई रेपिस्ट, कोई व्याभिचारी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर भारत में करोड़ों लोग बुरी शायरी भी करेंगे, सड़क छाप शायरी भी करेंगे ना, तो वो कर अंत में रहे शायरी ही। उसका मयार अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन जो भी कविताएं लिखेगा, जो भी प्रेम गीत लिखेगा, प्रेम पत्र लिखेगा, तो उसका उसके मन में करुणा भाव, प्रेम भाव, वात्सल्य भाव, अनुराग का भाव बढ़ेगा। तो कम से कम वो समाज के लिए विध्वंसकारी नहीं होगा, वो सकारात्मक व्यक्ति बनेगा। और हर किसी के अंदर भावनाएं हैं और अगर हम उसको अपने अंदर रखते हैं तो मुझे नहीं लगता उससे कुछ फायदा है। तो देखिए अभी भी जैसे आपने मुझे कहा कि हम गद्यात्मक और पद्यात्मक ये बातें, देखिए कोई ओपन माइक वालों को ये स्तर नहीं दे रहा है या ये एक तरह से मोहर नहीं लगा रहा है कि तुम बहुत बड़े कवि हो गए हो या तुम्हें फिल्मों में काम मिल जाएगा या तुम्हें हम सेलिब्रिटी मानते हैं या तुम्हारी किताबें छपेंगी या तुम्हारी कविताएं स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। स्कूल में पाठ्यक्रम में पूरी देश दुनिया में आज भी क्लासिक लोगों को ही पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि स्कूलों में या कॉलेजेस में इनकी शायरी पढ़ा रहे हैं कि लोगों की भाषा और शायरी खराब हो जाएगी। और एक चीज और जो मैं बताना चाहूंगा कि इनमें से कोई भी शायर भी ऐसा दावा नहीं करता है
कि मैं कोई बहुत बड़ा गालिब हो गया हूँ या मीर हो गया हूँ या तुलसीदास हो गया हूँ या रफ्तान हो गया हूँ। ये लोग अपने आत्म सुख के लिए, कि हाँ दिन भर ये लोग अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, और सप्ताह के वीकेंड में इनको लगता है कि यार अब इतना अकेलापन है कि घर भी नहीं जा सकते, फोन में भी कितने घंटे बिजी रहेंगे, तो आके अपने दिल की बातें सुनाते हैं। तो मेरी नजर में इस ओपन माइक कल्चर से साहित्य के स्तर में गिरावट तो बिल्कुल नहीं आई है, क्योंकि साहित्य वैसे ही बहुत कम लोगों के बीच में पढ़ा जा रहा था। और इन ये लोग दावा करते हैं कि हम साहित्य लिख रहे हैं, ना साहित्य वाले स्वीकार करते हैं कि ये साहित्य लिख रहे हैं। हाँ, लेकिन फायदा बहुत बड़ा हो रहा है, फायदा बहुत बड़ा हो रहा है। फायदा ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को अपनी आवाज उठाने की, अपनी बात कहने की एक जगह मिल रही है। तो जब भी आवाज कहने की जगह मिलेगी, संवाद होगा, तो समाज के लिए वो विध्वंसकारी नहीं हो सकता। तो समाज का भलाई हो रहा है और उन लोग के भी आत्म सुख मिल रहा है। जी, मैं ये कहना चाहूंगा। इसमें से प्रतिप्रश्न एक पैदा होता है इस जवाब के शुरुआती अंश से। क्या आप ये मानते हैं जो परंपरावादी साहित्यिक खेमा है या रूढ़िवादी साहित्यिक खेमा है, मतलब बहुत खुले शब्दों में कहें तो रूढ़िवादी साहित्यिक खेमा है, उसने साहित्य को नुकसान पहुंचाया है? और क्या उसने जो नई पहुंच बेहतर कर सकती थी उसको नुकसान पहुंचाया है? बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस बात को देश के बड़े कवियों ने, बड़े शायरों ने, मतलब मेरे समय अगर बात करूँ तो मैंने एक जश्न रेखा का एक प्रोग्राम सुना, देखा, उसमें ये बात सीधे तौर पे जावेद अख्तर कह रहे थे कि हमने अपनी आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को कितना ज्ञान पाठ्य पुस्तक से इतर शायरी का, छंद विधान का, अलंकारों का, कविताओं का दिया, और हम देकर भी क्या करते, क्योंकि हमने तो तस्वीर क्या पेश करी कि कवि कौन होता है, जो भूखा मरता है। तो किसी के भी माता पिता, किसी के भी परिवारजन, समाज कभी किसी को कवि बनने के लिए और शायर बनने के प्रोत्साहित ही नहीं करता। तो ना घर परिवार के अंदर प्रोत्साहन मिला, ना स्कूल में कोई ऐसा प्रोत्साहन मिला। बस नंबर अच्छे आ जाएं, हिंदी एक विषय है, पास हो जाओ कविताओं को लिख के अखबार कॉपी में, और बस अपना फिर नौकरी करो अंग्रेजी माध्यम। तो ना घर परिवार स्कूल में कोई ऐसा मनोबल मिला, ना इन बड़े शायरों ने, मुझे नहीं जान पड़ता कि कोई बहुत बड़ा कवि या बहुत बड़ा शायर हो जिसने सोचा हो कि चलो पूरे भारत के स्कूलों में घूमा जाए और उनको बताया जाए कि गजल क्या होती है, शायरी क्या होती है, कविताएं क्या होती हैं, किस तरह से कवि बन सकते हैं, कवि बनकर पैसा भी कमाया जा सकता है, एक आत्मनिर्भर जीवन जिया सकता है। तो कोई ऐसी कोशिश ही नहीं हुई। तो कोई व्यक्ति भी, मैं या आप भी, अपने खुद के रस जो हमें मिलता था उस चुनाव के कारण इसमें जो भी कर रहे हैं, हमें कभी किसी ने आके ऐसा कुछ नहीं कहा, वो बहुत बड़े जो नाम रहे कि आओ बेटा तुम्हें मैं मंच में ले जाता हूँ और देखो इसमें कितना फायदा होता है, शायरी वायरी करके बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं और एक हमने जो चीजें देखी भी तो हमें समझ में आया कि हाँ, जो कुछ खास तरह के मठाधीश हैं या खास तरह के ग्रुप हैं, उनके साथ अगर उठना बैठना है तो आपको पुरस्कार मिलते हैं, आपकी किताबें भी छप जाती हैं, आपको सम्मान भी मिल जाते हैं। अगर उसमें नहीं है तो आपको इंटरव्यू भी नहीं मिलेंगे, आपको रिप्लाई भी नहीं मिलेगा, आपकी कविताएं पत्रिकाओं में छपेंगी भी नहीं। तो जब इस तरह का माहौल होगा तो फिर कौन कवि सम्मेलन मुशायरों का हिस्सा बनना चाहेगा? उनके लिए तो अच्छा है ना, बहुत अच्छी फोटोज मिल रही हैं, बहुत अच्छे वीडियो मिल रहे हैं और लोग सुन ले रहे हैं, ताली बजा ले रहे हैं। एक तरह से मैं इनको मानता हूँ ये साहित्य जगत के दलित हैं, कि जैसे जिनको कवि सम्मेलन या मुशायरे तक नहीं पहुंचने दिया गया, या उनको पता ही था कि यार हमें अब खुद बताइए ना, आप जिसको सड़क छाप शायरी कह रहे हैं, जब पहले से ही घोषित मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब हाँ वही लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आरोप है, मैंने पहले ही कहा है ना। तो जैसे आरोप है, जी जी, जैसे साहित्यकारों का या साहित्यिक लोगों का जिनके हाथ में आज कमान है भारत के कवि सम्मेलन या मुशायरों की, जब उन्होंने ये मान ही लिया है। देखिए, मैं मनीष पांडे आशिक, मैंने आज तक जिंदगी में कोई कवि सम्मेलन नहीं पढ़ा, कोई मुशायरा नहीं पढ़ा, और मैंने सिर्फ ओपन माइक पढ़े, ठीक है। अब जैसे इन लोग का मानना है कि यार उसमें तो बेकार ही होता है, ये तो बेकार ही होता है, तो यानी ये लोग के दिमाग में एक चीज बन गई है कि हाँ यार, जो ओपन माइक के कवि हैं वो कवि ही नहीं है। तो जैसे दलितों को या कुछ अछूतों को मंदिर जाने की इजाजत नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, अपने मंदिर बना लिए, अपने ये बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया या कुछ अलग कर लिया। तो उस तरह से एक वैकल्पिक धर्म या एक वैकल्पिक संस्था ओपन माइक बन के निकली है कि जिन लोगों को या तो कोई मतलब नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, आकर्षण ही नहीं था उनके अंदर ओपन ये कवि सम्मेलन मुशायरों के प्रति,
वो लोग जाते हैं, या जिनको लगता है कि यार हम लोग तो इतने अच्छा लिखते ही नहीं है, या हम लोग को तो इतनी इज्जत मिलती ही नहीं है, हम लोग का तो कोई मौका ही नहीं है कि हमें कभी जिंदगी में मुशायरा कभी सम्मेलन मिले, तो हम अपनी चीजें कहाँ बोले, हमारे मन में भी तो भावनाएं हैं। तो वो उनको दिख गई कहाँ पर, ओपन माइक में। तो कहीं ना कहीं ये चीज 100% सत्य है। ये बड़े बड़े लेखक, उपन्यासकार, आलोचक कह चुके हैं कि क्योंकि सत्ता सबको पसंद आती है, और सत्ता का जो सुख होता है उसको अपने हाथ में रखने का सबका मन करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई कोशिशें भी नहीं हुई हमारे देश में कि जो कविता है वो विश्वविद्यालय के परिसर से या 4-6 लोगों के डाइनिंग रूम से निकलकर आम व्यक्ति तक पहुंचे, और उसकी सिर्फ ना पहुंचे, ना सिर्फ पहुंचे, उसकी सहभागिता भी हो, वो भी कवि बनने की सोच सके। जिस देश में आज भी 2020 में लड़का गर्व से कहता ही नहीं कि मुझे कवि बनना है, क्योंकि उसे पता है कि यार रोटी तो मिलेगी नहीं। तो क्या किया फिर इस देश के साहित्यकारों ने, कितना जोड़ पाए, कितने लोगों के आंखों में सपना पनपा पाए कि तुम साहित्यकार बन के जी सकते हो। नहीं, लेकिन एक सच ये भी है कि अपने देश में प्रेमचंद जैसे क्लासिक उपन्यासकार, शैलेश मटियानी जैसे आंचलिक उपन्यासकार, निराला जैसे कवि को हमने एक तरीके से भूखा ही तो मरने दिया है। वही तो ये जो अपनी परंपरा है वो तो यही रही है ना कि हम पहले मरने देते हैं, उसको पूछते हैं। आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब मुझे दे दिया कि जब हमने इतने बड़े बड़े कवियों को खुद ही मरने दिया, तो कहाँ से हमारी यंग जनरेशन इंस्पायर होगी कवि बनने के लिए, साहित्यकार बनने के लिए। तो वो तो ओपन माइक में जाएंगे, उनको पता कि यार टाइम पास है, अपना दिल की बात कह देते हैं, अच्छा लगता है, टाइम पास होता है, फोटो खिंचाते हैं। क्या ओपन माइक टाइम पास है? 99% तो ओपन माइक टाइम पास ही है। कोई 1% लोग जो ओपन माइक में आते हैं, शायद वो आगे चल के सच्चे दिल से साहित्य में कुछ करने की सोचते होंगे। 99% लोग वहाँ टाइम पास आते हैं। हाँ, जो ओपन माइक में जितने भी लोग समय पढ़ रहे हैं उसमें तो सिर्फ 1% तबका ईमानदारी से साहित्य के भविष्य में साहित्य में अपनी संभावनाएं तलाशता है। क्या ये सच है? 1% से भी कम मैं मानता हूँ। चलिए, बेहतर है। एक सवाल और आता है यहाँ पे, क्या ओपन माइक के नाम पर फुहड़ता परोसी जा रही है? फुहड़ता, अश्लीलता का प्रचलन बढ़ा है? देखिए, मैं इस पर तो ज्यादा लंबा जवाब नहीं दूंगा। मैं कहूँगा कोई भी विधा है ना, उस विधा या उस मंच का इस्तेमाल दोनों तरह से किया जा सकता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो गायन हो, चाहे वो ओपन माइक हो, कविताएं हो। तो वो तो आप पॉजिटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, फुहड़ता, अश्लीलता, गाली गलौज के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सवाल ये भी आता है, कड़वे सच को भी आसानी से लिख बोल लेते हो, क्या कारण है भाई? कभी डर नहीं लगता कि कोई बुरा मान गया तो? देखिए, इसकी तो मैं इसका भी सीधा स्पष्ट जवाब मैं यही दूंगा कि मैंने आज तक जो भी पाया है अपने जीवन में, मेरी उम्र 25-25.5 साल हो गई है, तो 25.5 साल के जीवन में मुझे जो भी प्रेम, जो भी सम्मान, जो भी इज्जत, जो भी एक तरह से अनुराग लोगों के द्वारा और मेरे पाठकों के द्वारा मिला है, वो इसलिए मिला है क्योंकि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उनके सामने हूँ, और मैं साफ सीधी बात कह देता हूँ जो मेरे जीवन में घट रहा होता है, जो मैं भोग रहा होता हूँ, जो मैं महसूस कर रहा होता हूँ। तो ये जो इतना प्यार मिला है, ये मुझे इसलिए नहीं मिला है कि मैं बातें बनाता हूँ या घुमा फिरा के कहता हूँ। मैं सीधी बात कहता हूँ, इसलिए मुझे इतना प्यार मिल रहा है। तो जब मुझे प्यार ही इस कारण से मिल रहा था, मैं उसी काम को करते रहता हूँ, है ना। अगर मुझे धूर्तता के जरिए, मक्कारी के जरिए प्रेम मिलता तो मैं वो काम करता। अब मुझे स्पष्ट बात कह के प्रेम मिलता है, लोगों का सम्मान मिलता, तो मैं क्यों दूसरी तरफ जाऊँ। बहुत बेहतर, आप खुशनसीब है कि कड़वा सच बोलने पे आपको सम्मान मिलता है। वर्तमान में ऐसा तो कम ही नजर आता है। खैर, आपको अपने लेखन में किन लेखकों, कवियों की छाप नजर आती है? माने किन से प्रभावित आप होते हैं जी लिखते पढ़ते समय, जब आप लिख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, या मतलब सृजनात्मक लेखन जब भी आप कर रहे होते हैं खासकर, तो आपके लिखते वक्त कौन कवि या कौन लेखक आपके शब्द आपके दिमाग में घर कर रहे होते हैं, माने उनका प्रभाव आपके लेखन में आपको नजर आता है? अगर बात करें गद्य की, तो गद्य लिखते हुए तीन या चार प्रमुख लेखक है जिनकी
छाप या जिनकी कह सकते हैं एक तरह से, मतलब उनकी जो लेखनी है वो मेरे को बहुत प्रभावित करती रही है। उसमें सबसे अव्वल में नाम आता है मंटो का। तो जो जी। आपने कहा मंटो, सादा शासन मंटो। अच्छा मन, हाँ तो हाँ कहीं ना हाँ। कहीं जो आपने सवाल पूछा था कि इतना कड़वा या इतना सच कैसे लिखते हैं, तो उसका भी कारण वहीं से आता है। हम्म, दूसरा नाम है विनोद कुमार शुक्ल। हम्म, तीसरा नाम है राही मासूम रजा। और चौथा हम्म, नाम है काशीनाथ सिंह। तो ये चार मुख्य लेखक हैं, क्योंकि मैंने सबसे कुछ कुछ सीखा। जैसे मैंने राही मासूम रजा से ये सीखा कि आप कितना खुलकर चीजें लिख सकते हैं, धर्म हम्म, के बारे में या अपनी जात के बारे में या अपने निजी अनुभवों के बारे में जो आप पे बीती हैं चीजें। मंटो से मैंने ये सीखा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप लिखिए। विनोद कुमार शुक्ल से मैंने सीखा है कि किस तरह से शब्दों का चयन किया जा सकता है, भाषा कितनी सरल हो सकती है, वाक्य छोटे छोटे लिख सकते हैं। काशीनाथ सिंह से मैंने एक ही चीज सीखी है, जो उनके खुद के लेखन के बारे में वो कई बार कहते हैं कि अगर आप एक सांस में सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा दिमाग हम्म, लिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, भाषा ऐसी क्लिष्ट नहीं कि आपको मतलब टूट टूट रहा है आपका प्रभाव। तो हम्म, अगर आप ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि जैसे आप सुनाते हैं चीजें, आप कहानियों को इस तरह से लिख रहे हैं जैसे कहानी सुनाई जाती है। अब कहानी हम्म, सुनाते वक्त हम बहुत ज्यादा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करते। हम अपने मित्र हम्म, को, अपने छोटे भाई को, अपनी प्रेमिका को, अपने कहीं किसी को भी हम कहानी सुनाएंगे तो वो इसी तरह सुनाएंगे कि बहुत समय हम्म, पहले की बात है, मैं उस दिन उस रात को वैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो एक रोचकता आती है और एक कनेक्शन बनता है। तो उसी तरह से फिर मैं लिखता हूँ चीजों को। तो गद्य में तो ये चार लोग हैं जिनका लेखन में मेरे प्रभाव है। पद्य में हम्म, मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है किसी को भी। और मैंने जैसे हम्म, आपको बताया कि पद्य में लिखता ही बहुत हूँ, जब दिल टूटता है या दिल जुड़ता है नया नया किसी तभी लिखता हूँ। तो फिर भी अगर आप कहेंगे तो डॉक्टर विष्णु सक्सेना और अमन अक्षर, ये दो ऐसे गीतकार हैं, क्योंकि मैं गीत ही लिखता हूँ, मैं कविताएं और बाकी चीजें बहुत हम्म, कम करता हूँ। तो डॉक्टर विष्णु सक्सेना, अमन अक्षर दो ऐसे नाम हैं जिनका मेरे ऊपर काफी प्रभाव है, गद्य की अगर हम पद्य की बात करें तो। हम्म। अब इस इंटरव्यू को अंतिम पड़ाव की ओर ले चलते हैं। जी। आपसे एक अनुरोध ये है कि अपनी सबसे पसंदीदा, हम्म। ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है कि अपनी पसंदीदा रचना बताइए और उसे सुनाइए, ये मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि श्रोता इस मक्खन के लिए पूरा इंटरव्यू सुन रहा होता है हम्म। कि उसको एक कविता तो मिलेगी। तो मैं, आप जितनी चाहें और जो आपके दिल के करीब हो, जो आपकी पसंदीदा रचनाएं हों, हम्म। और एक दो रचनाओं को हमारे पाठकों, हमारे श्रोताओं के लिए। हम्म। तो मैं काम करता हूँ, मैंने अभी जिस प्रेम के अनुभव से मैं बाहर निकल के रिसेंटली आया हूँ पिछले कुछ दिनों में, हम्म, तो सबसे जो नज़दीक आपने लिखा होता है वही आपके सबसे करीब रहता है। हम्म। तो सबसे नज़दीक में मैंने एक गीत और एक गज़ल लिखी है, मैं वही आपको सुना देता हूँ। तो अरे वाह, गज़ल इस तरह से है कि फूलों मतलब ये से, बिल्कुल ताजी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ताजी है, जी। पहली बार पढ़ी जा रही है, ये मान के हाँ, चलना ऑनलाइन है। तो इस तरह से पहली बार ही मैं ऑडियो फॉर्म में पढ़ रहा हूँ। मैंने वैसे वीडियो फॉर्म में पढ़ी हुई है, जो लाइव आया था मैं एक हाँ हाँ बार हाँ। फेसबुक लाइव मैंने किया था इस लॉकडाउन में। लेकिन इस ओके। तरह से पहली बार, मतलब अभी तक मैंने किसी कवि सम्मेलन या ओपन माइक में नहीं पढ़ी है। ठीक ठीक ठीक। कि फूलों से एक बाग खिलाया जा सकता था, हम्म, फूलों से एक बाग खिलाया जा सकता था, धीरे धीरे सब कुछ पाया जा सकता था, हम्म। रोया जा सकता था जाकर तन्हाई में, इश्क की खातिर दर्द छिपाया जा सकता था, आय हाय आय हाय। झूठ क्या बात है। बोलकर सब कुछ पाया था तुमने, हम्म, झूठ बोलकर सब कुछ पाया था तुमने, मेरी जान ये झूठ निभाया जा सकता था, और तुम हम्म। तो मुझको अपना यार बताती थी, तुम हाँ। तो मुझको अपना यार बताती थी, हम्म। जानी दिल का हाल सुनाया जा सकता था, आय हाय आय हाय और आय हाय। हम दोनों के बीच में इतनी दूरी थी, हम दोनों हम्म। के बीच में इतनी दूरी थी, आंख मूंद कर उस तक जाया जा सकता था। तो आहा। ये गजल थी, और एक गीत है जिसका मैं एक एक बंद और एक इसका मुखड़ा मैं आपको सुना दूंगा। स्वागत है। कि दिल को जिससे मोहब्बत की आशा रही, आहा। उम्र भर फिर उसी से निराशा आय रही। हाय आय हाय। आय दिल हाय, को क्या लिख दिए जिससे उन्होंने। मोहब्बत
की आशा रही, उम्र भर फिर उसी से निराशा रही। प्रेम है भावना, प्रेम है साधना, प्रेम की हर कसौटी सरल है नहीं, प्रेम का व्याकरण है जरा सा अलग, प्रेम में जो सफल है नहीं, ये विरह वेदना, प्रेम में वेदना, प्रेम के जन्म से बेतहाशा रही, दिल को जिससे मोहब्बत की आशा रही, उम्र भर फिर उसी से निराशा रही। आय हाय आय हाय, धन्यवाद। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, शानदार गीत और गजल के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि जब भी जी आपके समय में से मैं कुछ समय चुराना चाहूँगा, जी वो आप मुझे चुराने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इस तरह के इंटरव्यू और इस तरह के संवाद होते रहने चाहिए, जिससे हमारे श्रोताओं को, पाठकों को कुछ ऐसी चीज़ें मिलें कि जिनसे उनका ज्ञानवर्धन भी हो और जिससे उनको समझ बने कि साहित्य समाज में या कविताओं के दुनिया में क्या नया हो रहा है, किस तरह की चीज़ें घट रही हैं। तो जी बहुत जी जी। धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा। कुछ पाठकों के लिए श्रोताओं के लिए संदेश अगर आप देना चाहें तो। मैं यही कहना चाहूँगा कि लिखने से पहले खूब पढ़िए। देश दुनिया में जितना लिखा गया है, जितना आपसे पहले के साहित्यकार रच के गए हैं, उनको पढ़िए और उससे ज़्यादा तो हासिल मत कीजिए, बस इतना हासिल करिए कि आपको एक कला आ जाएगी कि किस तरह से शब्दों का संयोजन करना है, वाक्य की संरचना करनी है। तो लिखना आपको उससे आ जाएगा। बाकी लिखना क्या है, वो कंटेंट तो आपके जीवन अनुभव से आपको मिलता है, वो आप लिख सकते हैं। तो खूब पढ़िए, यात्राएं कीजिए, प्रेम कीजिए और मस्त रहिए। ज़्यादा बोझ मत बनाइए जीवन को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं धन्यवाद। दर्शकों से एक अपील, जो हर यूट्यूबर या हर इंटरव्यूअर करना चाहता है, जी सब ये कहते हैं कि आप चैनल लाइक कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं कहूँगा आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, तो शेयर कीजिए, तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कल या जल्द दूसरे साहित्यकार के साथ बातचीत होगी और मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही हाजिर रहूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।